कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 जो कि आपका है सरल रेखा में गति की शुरुआत आज की इस वीडियो में हम एकदम जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। आपके बुक में दिया गया हर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे और आपके बुक में दिया गया हर एक कंसेप्ट हम सीखेंगे और आपके बुक में दी गई हर बात हम समझेंगे। तो आइए हम जल्दी से बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका चैप्टर है वह है सरल रेखा में गति। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें हम सरल रेखा में गति, इसकी अंग्रेजी में बात करें तो सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या हमने बताया? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो आपका सरल रेखा और दूसरा आपका है गति। तो सबसे पहले अगर हम सरल रेखा को समझें तो सरल रेखा का मतलब एकदम देसी भाषा में समझिए कि एकदम अपने नाक के सीध में चलना क्या कहलाता है? आपका सरल रेखा कहलाता है। जैसे आपने कभी चींटियों के समूह को चलते देखा है? चींटियों के समूह में होता यह है कि जो सामने वाली चींटी जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती है, जिस रास्ते का अनुसरण करते हुए चलती है, पीछे वाली सभी चींटियां उसी के पीछे पीछे उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए चलती हैं और जो चींटियां आपकी चलती हैं वह क्या है? आपकी सरल रेखा है। आपकी जो गाड़ी रोड पे चलती है वह क्या है? आपका सरल रेखा है। यानी अपने नाक के सीध में चलना आपका क्या कहलाता है? सरल रेखा। अब इस सरल रेखा को हम क्या कह सकते हैं? जैसे देखिए चींटियां जब चलती हैं आपस में तो वे हमेशा एक दिशा में ही जाती हैं। अगर उत्तर में जा रही हैं, उत्तर में पहली चींटी जा रही है तो सभी उत्तर के ही दिशा में चलेंगी। जो आपकी रोड पे गाड़ी चलती है वह हमेशा एक दिशा में ही जाती है। यानी इस सरल रेखा को हम एक दिशीय भी कह सकते हैं। यानी कि सरल रेखा का मतलब सीधी सीधी लाइन। तो जैसे ये लाइन आपकी चलना शुरू की तो यह एक ही दिशा में जा रही है ना। अगर यह आपकी इस दिशा में जाती, इस दिशा में जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, तो क्या यह सरल रेखा होती? क्या यह सीधी लाइन होती? नहीं होती। तो सरल रेखा यानी सीधी लाइन यानी एक दिशीय। तो इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक दिशीय गति। और दिशा को भौतिक विज्ञान में हम किस नाम से जानते हैं? विमा के नाम से जानते हैं, डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसे हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक विमीय गति। क्या कह सकते हैं इसको? एक विमीय गति कह सकते हैं, एक विमीय गति कह सकते हैं। यानी कि इसकी अंग्रेजी होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है, एक विमीय को तो आप समझ गए, सरल रेखा को तो आप समझ गए। अब एक बात यहां पे और आती है जो दूसरी बात इसके अंदर थी, गति। अब गति को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे ये आपके कौन से भाई साहब हैं? ये आपके टिंकू भाई साहब हैं जो कि हंसते हुए चंदन टीका लगा करके यहां पे खड़े हैं। तो ये कौन भाई साहब हैं? ये आपके टिंकू भाई हैं। अब टिंकू भाई करते क्या हैं? कुछ समय पश्चात आपके इस बोर्ड पर यहां पे खड़े थे। अब थोड़े समय पश्चात हमने जब टिंकू को देखा तो आपके टिंकू भाई साहब यहां से चल करके ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहां आ गए? इस प्रकार से यहां पे आ गए बोर्ड के पास। अगर हम इनको कुछ और समय पश्चात हमने इनको जब देखा तो ये टिंकू भाई साहब कुछ और समय पश्चात इसी प्रकार से हंसते हुए चंदन टीका लगाते हुए यहां पर आ गए। अब ये टिंकू भाई साहब आखिर कर क्या रहे हैं? देखिए इन टिंकू की स्थिति सबसे पहले इस ग्रीन बोर्ड पर कहां थी? टिंकू की स्थिति सबसे पहले यहां थी। जैसे जैसे समय बढ़ा यानी कि समय के साथ साथ ये जो टिंकू की स्थिति यहां पर है, टिंकू की स्थिति यहां पर है, यहां से बदल करके अब टिंकू की स्थिति कहां आ गई? यहां आ गई। समय के साथ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि टिंकू की स्थिति समय के साथ कहां बदल के आ गई? यहां बदल के आ गई। अब कुछ ही समय जैसे जैसे समय बढ़ा, समय के बीतते ही टिंकू की स्थिति अब जो है बढ़ करके कहां आ गई? यहां आ गई। तो आखिर टिंकू
भाई साहब के साथ हो क्या रहा है, टिंकू भाई साहब के साथ मात्र एक चीज हो रही है कि जो टिंकू है वह समय के साथ उसकी पहले स्थिति यहां थी, स्थिति 1, और यहां पे इसकी स्थिति क्या थी, स्थिति हो गई 2 यानी कि सेकंड, और यहां पे उसकी स्थिति जो थी, स्थिति कौन सी हो गई, स्थिति हो गई यहां पे थर्ड। तो टिंकू भाई साहब ने क्या किया, समय के साथ टिंकू के स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, गति के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस गति को परिभाषित एक लाइन में अगर करना चाहें तो इसको बस हम लिख सकते हैं समय के साथ, क्या लिख सकते हैं इसको, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब अगर इसके साथ सरल रेखा जुड़ा है, इसके साथ एक विमा जुड़ा हुआ है, एक विमेय जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गति का तो मतलब यह हो गया कि समय के साथ किसी वस्तु या किसी पिंड के स्थिति। अब इस टिंकू को केवल यह रूल केवल आपके टिंकू पे तो लागू होगा नहीं, यह ब्रह्मांड के समस्त संसार के समस्त पदार्थों पर लागू होगा। अब देखिए संसार में जो मतलब जितने भी सारे पदार्थ हैं उनको हम कण या पिंड मानते हैं, किस विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में हम पदार्थों को, भाई हम एक पदार्थ हैं, आप एक पदार्थ हैं, ग्रीन बोर्ड आपका पदार्थ है, मोबाइल क्या है, पदार्थ है, आपका फोन, कैमरा जो भी है, जो भी आप अपनी आंखों के सामने वस्तुओं को देखते हैं, सभी क्या हैं, आपके पदार्थ हैं। अब विज्ञान की भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में इन पदार्थों को हम 2 चीजों से नामकरण इनका करते हैं। पहला तो कण और दूसरा क्या, पिंड। जिनका आकार एकदम स्थूल होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे हम पिंड कहते हैं, और जिनका आकार हमारे आपके जैसे होता है, टिंकू के जैसे होता है, उसको हम कण मानते हैं। तो किसी कण या पिंड का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। लेकिन इसके साथ जब आपका एक विमीय जुड़ जाएगा या सरल रेखा में जुड़ जाएगा तो किसी कण या वस्तु का सरल रेखा में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति या एक विमीय गति कहलाता है। या जब किसी कण या पिंड के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किसी एक निश्चित दिशा के अंतर्गत हो तो उस गति को हम एक विमीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे अगर कोई कण आपका अगर उत्तर की दिशा में चल रहा है तो वह उत्तर के ही दिशा में जाए, पहले कण की स्थिति यहां, फिर कण की स्थिति यहां, फिर कण की स्थिति यहां, यानी कि उसकी कण की स्थिति बदल रही है, लेकिन कैसे बदल रही है, एक ही दिशा में बदल रही है। अगर वह कोई कण इधर चल रहा है तो सबसे पहले कण की स्थिति यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी कण की स्थिति जो है वह क्या हो रही है, बदल रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, लेकिन एक ही दिशा में हो रही है। तो जब कण की स्थिति जब एक ही दिशा में परिवर्तित हो, किसके साथ, समय के साथ, तो वह आपका क्या कहलाता है, सरल रेखा में गति कहलाता है। अब यहां पे जब गति की बातें आती है ना तो 2 चीजें आपको प्राप्त होती हैं, 2 अवस्थाएं, किसी भी वस्तु की 2 ही अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली एक तो विराम की अवस्था, दूसरी क्या हो सकती है, गति की अवस्था। तो जब किसी कण के साथ या पिंड के साथ समय के साथ स्थिति उसकी ना बदल रही हो, टिंकू यहां है, 5 मिनट बाद भी टिंकू यहीं है, 10 मिनट बाद भी यहीं है, 2 दिन बाद भी यहीं है, 5 साल बाद भी यहीं है, तो यानी कि जो टिंकू की स्थिति है समय के साथ अपरिवर्तित है, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। यानी किसी कण की अवस्था 2 प्रकार की हो सकती है, या तो विराम की अवस्था या दूसरी गति की अवस्था। तो जब किसी कण या पिंड का समय के साथ उसके स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उस अवस्था को हम विराम की अवस्था कहते हैं, और जब किसी कण का या पिंड का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको हम गति की अवस्था कहते हैं। तो
अगर हम गति के बारे में और बातें करते हुए आपसे ये कहें कि जो यह पूरा ब्रह्मांड है, जो यह पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, चाहे कण हो चाहे पिंड हो, सभी की सभी क्या हैं, गति की अवस्था में है। तो आप बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, आपने अभी बताया कि जब कण की स्थिति समय के साथ बदलती है तब जाकर के वह पदार्थ किस अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है, या उस पदार्थ की अवस्था तब क्या कहलाती है, गति की अवस्था कहलाती है। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्रीन बोर्ड है ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, आपके रूम के अंदर रखा टेबल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, आपके रूम में लगा हुआ बेड वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, आपका जो घर है, आपका जो स्कूल है वह वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो आखिर वे सब गति की अवस्था में कैसे हैं? तो हम आपको बताएं कि ये जो हमारी धरती माता है ना, पूरी धरती अपनी धुरी पर, एक निश्चित धुरी पर क्या कर रही है, घूम रही है, और सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, यानी सूर्य के परितः, सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है। और हम कहाँ स्थित हैं, पृथ्वी के अंदर स्थित हैं। तो भाई पृथ्वी अगर घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। घूमने का मतलब कि कभी स्थिति यहां तो कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, यानी कि हमारी भी स्थिति धरती के साथ साथ क्या कर रही है, बदल रही है। तो फिर आप कहेंगे कि जब धरती घूम रही है और हम गति की अवस्था में, हम सारे किस में हैं, गति की अवस्था में हैं, तो आखिर कैसे ये हमको ग्रीन बोर्ड रुका हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे आपका घर वहीं का वहीं है, किस प्रकार से हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ वह गति कर रहा है, आपके स्कूल रखा हुआ रूम का टेबल वहीं का वहीं पड़ा है, कैसे दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर गति कर रहा है। तो आपको एक स्टेटमेंट हम गति के बारे में कहें जिसको जान करके आपको भी एकदम मतलब अच्छा फील होगा। आइए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि गति एक क्या है, गति एक सापेक्ष पद है, गति एक सापेक्ष पद है। अब कहेंगे कि सर ये क्या है, तो इसको समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल पर हम आपको ले चलते हैं कि जैसे एक बंदा है आपका, क्या एक बंदा है आपका यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे है जो कि क्या है, इसका नाम ए है, और एक बंदा यहाँ पे स्थित है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है आपका बी है, और एक बंदा यहाँ पे है जिसका नाम क्या है आपका बी है, और तीसरा बंदा कहाँ पे है, तीसरा बंदा यहाँ पे है जिस बंदे का नाम है क्या, सी है, जिस बंदे का नाम क्या है, सी है। अब ये देखिए दो स्टेटमेंट कह रहे हैं। जो बंदा ए है, यानी कि जो ए है, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि बी रुका हुआ है, बी क्या है, रुका हुआ है। ये कह रहा है कि जो बी है वह रुका हुआ है, और जो सी है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है बी गति कर रहा है, बी गति की अवस्था में है, बी क्या है, आपके गति की अवस्था में है। देखिए फिर से समझिएगा कि ए आपको कह रहा है कि जो बी है वह कैसा है, रुका हुआ है, और जो सी बंदा है यहां खड़ा है जो, वह कह रहा है कि बी किस अवस्था में है, गति कर रहा है। और हम आपको यह कह रहे हैं कि ए भी आपका सही बोल रहा है और सी भी आपका सही कर रहा है। कमेंट कीजिए कि क्या मैं जो कह रहा हूं वह सही है, कि बी भी गति मतलब ए जो कह रहा है कि बी रुका हुआ है और सी कह रहा है कि बी गति की कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि ए भी सही बोल रहा है और सी भी वो सही बोल रहा है। तो क्या यह दोनों ही बातें सही हो सकती हैं कि बी रुका हुआ भी है और बी गति भी कर रहा है? क्या ये दोनों बातें भी सही हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। आइए इसी बात को हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक छक छुक 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 चलने वाली आपकी क्या है, एक छुक 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 चलने वाली आपकी ट्रेन है, एक छुक 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 चलने वाली आपकी ट्रेन है, और यहां जो सी बंदा है वह एक किसी ग्राउंड में क्या है, खड़ा है। अब इस ट्रेन पर, जैसे ट्रेन में अगर कभी आपने बैठा होगा तो वहां देखा होगा कि ट्रेन में दो सीटें होती हैं, एक का मुंह इधर होता है, दूसरे का मुंह इधर होता है। तो ए और बी एक ही जगह ट्रेन पे क्या है, बैठे हुए हैं। ए और बी ट्रेन में एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, और ये सी जो है यह कहां पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड में। कहां पे खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है, और ये कहां है, ट्रेन में है। अब देखिए ए के सामने बी क्या है, बैठा हुआ है। तो ए को ये लग रहा है कि बी तो बैठा है, तो जब बैठा है तो गति कहां कर रहा है, ये तो रुका हुआ है। तो इस प्रकार से ए आपका सही है। लेकिन जब यहां से सी देख रहा है तो सी को लग रहा है कि भाई
ए को कैसे लगा कि यह रुका हुआ है? क्योंकि यह देख रहा है 5 मिनट बाद भी बी की स्थिति यही है, 10 मिनट के बाद भी बी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, 15 मिनट के भी बाद बी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखा इसको, तो ये इसको लगा कि हाँ बी क्या है, रुका हुआ है, और रुका हुआ का मतलब कि विराम की अवस्था में है। लेकिन सी देख रहा है कि 5 सेकंड में ट्रेन यहां थी और 10 सेकंड में ट्रेन यहां पहुंच गई, 15 सेकंड में यहां, 20 सेकंड में यहां, यानी कि जो बी ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन के साथ साथ बी के स्थिति में हो रहा है परिवर्तन। तो इसलिए सी बोला कि बी किस में है, गति की अवस्था में है। दोनों ही बातें सत्य हैं भाई। ए के हिसाब से ए देख रहा है तो यह बी क्या है, रुका हुआ है, और जब सी देख रहा है तो यह बी क्या है, चल रहा है। तो यानी कि अगर हम गति को देखें तो गति को परिभाषित करने के लिए, गति को किसी को बताने के लिए हमें एक ऐसी वस्तु की जरूरत है जिससे उसकी हम तुलना कर सकें कि हां ए के सापेक्ष बी क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी ए के अनुसार बी क्या कर रहा है, चल रहा है, और सी के सापेक्ष ए के सापेक्ष बी क्या है, रुका हुआ है। ए के सापेक्ष यानी ए के अनुसार बी क्या कर रहा है, रुका हुआ है, और सी के सापेक्ष बी क्या कर रहा है, चल रहा है। यानी कि कोई वस्तु को की गति की अवस्था में बताने के लिए हमें उसको दूसरी वस्तु से तुलना करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष पद। अब अगर इस बात को आपको समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में आप एस लिखें। फिर आइए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी की संपूर्ण वस्तुएं क्या हैं, चलायमान हैं, गति कर रही हैं, गति की अवस्था में है। लेकिन हमको क्यों नहीं लगता कि हमारे जो रूम में रखा हुआ टेबल है वह भी गति कर रहा है पृथ्वी के साथ? क्योंकि कंडीशन कुछ इसी प्रकार से है। अब यह ए और बी दोनों ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ट्रेन जब चल रही है तो ए भी रुका हुआ है, बी भी रुका हुआ है। इसलिए ए और बी दोनों को क्या लगा कि हाँ ट्रेन हम क्या है, रुके हुए हैं, हमारी स्थिति बदल नहीं रही है। लेकिन जब इस निकाय से बाहर होकर जब सी देखा तो इसको लगा कि ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरी पृथ्वी है, वह चल रही है। लेकिन पृथ्वी के अलावा जब दूसरे ग्रह पर हम जाकर के देखेंगे तब हमको लगेगा कि हां यह पृथ्वी क्या कर रही है, चल रही है, और हमारे साथ साथ हमारे रूम में रखा हुआ जो टेबल है उसकी भी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। क्या आप समझ पाए? यह हमारी पूरी पृथ्वी है जो कि घूम रही है, यानी कि चल रही है, और यह हमारा कोई दूसरा ग्रह है जिस पर खड़ा है सी। तब जब सी यहां से इसको देखेगा तो लगेगा कि हां इसमें ए और बी यानी कि इस ट्रेन में जो कुछ भी है सारा का सारा क्या कर रहा है, गति की अवस्था में है। सभी चीजों की स्थिति समय के साथ बदल रही है। लेकिन अगर ए देखे धरती के अंदर खड़ा होकर के, हम देखें अपने रूम का टेबल, हम देखें बी को, तो हमारी स्थिति बदलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि साथ साथ हम भी तो घूम रहे हैं। उसकी स्थिति जितनी बदलती है उतनी ही स्थिति हमारी भी ठीक बदल जाती है। तो हमको तो वही लगता है ना भाई, जितना उसमें परिवर्तन हुआ उतना हमारे में भी परिवर्तन हुआ, दोनों का परिवर्तन बराबर हो गया, हमको गति दिखी ही नहीं। तो सबसे मुख्य बात, सबसे फैक्ट बात यह है कि गति एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद का मतलब कि उसको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी से हमको तुलना करना होता है। अब इस बात को आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे, और नोट पॉइंट डाल करके गति की परिभाषा के बाद इस चीज को एकदम मोटे हेडिंग में बना करके लिख लीजिएगा कि गति एक सापेक्ष पद है। कहने का मतलब कि गति को परिभाषित करने के लिए हमें किसी एक सापेक्षिकता की, यानी किसी दूसरे वस्तु की क्या करनी पड़ती है, जरूरत होती है। अब हम चलेंगे, आप बोलेंगे कि सर आप बार बार कह रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, स्थिति का, बार बार आप किसका नाम ले रहे हैं, स्थिति का। तो आखिर स्थिति क्या है, थोड़ी सी इसके भी बारे में हमको बता दीजिए। तो आइए अब चलते हैं, आपको बताते हैं किसके बारे में, स्थिति के बारे में। तो आपने यह सीखा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, या जब किसी वस्तु का समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। तो अब आपका प्रश्न यह बनता है कि सर आपकी जो ये स्थिति है, स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, स्थिति को व्यक्त हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक चीज और आपको बता दें कि यह चैप्टर आपका इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी कक्षा की 11वीं की फिजिक्स है ना, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहीं से शुरू होती है। जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, मापन एवं मात्रक, यह तो एकदम
मतलब जरूरी चैप्टर है ही, लेकिन यह हर एक क्षेत्र के लिए जरूरी है। मापन किसी भी चीज का करना हर क्षेत्र के लिए जरूरी है, लेकिन एक्चुअल में अगर कक्षा 11वीं की फिजिक्स देखा जाए तो इसी चैप्टर से शुरुआत होती है, और जो गति है ना एक बहुत व्यापक है। इसलिए बड़े बड़े एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, आपका नीट के एग्जाम में आपका यहीं से एकदम भर भर के प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा और हर एक टॉपिक को इसमें से आपको बताऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। तो स्थिति का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम इस बोर्ड पर देख बोलें कि यहां पर एक कोई बिंदु है, इस बिंदु की हमें क्या बतानी है? स्थिति। तो इस बिंदु के स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो इसको निर्धारण करने के लिए आता है एक क्या? निर्देश तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रिफरेंस कहते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर ये निर्देश तंत्र क्या होता है। तो जो स्थिति का निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? निर्देश तंत्र के द्वारा किया जाता है। और निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है? कक्षा 10वीं में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति में एक इस प्रकार का क्या होता है? अक्ष होता है। एक आपका क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। एक आपका वाई अक्ष होता है, और तीसरा क्या होता है? आपका जेड अक्ष। इस प्रकार से आपका क्या होता है? जेड अक्ष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्देश, जिसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र कहते हैं। अब अगर जैसे इस वस्तु की स्थिति को बताना है कि ग्रीन बोर्ड पर कोई वस्तु यहां है, तो हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से गति क्या है? सापेक्ष पद है, यानी कि जो गति है भाई, स्थिति में परिवर्तन ही क्या है? गति है। अब गति जब सापेक्ष पद है तो वास्तव में जो स्थिति भी होगी वह भी क्या होगी? सापेक्ष पद होगी। यानी कि इस बिंदु की स्थिति को बताने के लिए कोई न कोई और बिंदु हमको चाहिए, जिससे हम बता सकें कि इस बिंदु से यह कहां स्थित है, मतलब इस बिंदु से यह इस जगह पर स्थित है। तो इसके लिए हमने किसका निर्माण किया? निर्देश तंत्र का निर्माण किया, जिसे अपने मुताबिक हमने यह माना कि यहां पर कोई भी बिंदु की शुरुआत, किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे, यानी इस बिंदु को हम मान लेंगे। यानी कि हर एक इस निर्देश तंत्र की शुरुआत कहां से हो रही है? यहां से हो रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल यानी कि शुरुआत। तो इस बिंदु से हमारे निर्देश तंत्र की शुरुआत हो रही है, जहां से हम स्थिति को डिफाइन करने वाले हैं। तो यह आपका मूल बिंदु है। इसे प्रायः ओ से प्रदर्शित करते हैं, और ओ से प्रदर्शित करते हैं चूंकि यहां से सभी बिंदु क्या होते हैं? चालू होते हैं। तो इसके निर्देशांक जो हैं 0,0,0 है। देखिए सबसे पहले 3 अक्ष आपके पास है। यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है, और यह आपका जेड अक्ष है। जो जेड अक्ष है ना, यह एक्चुअल में आपका इस प्रकार से होता है, मतलब इसके लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे देखिए यहां से यहां तक कितने का अंश का कोण बना? 90 अंश का। यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बना? 90 अंश का। और यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बना? आपका 90 अंश का बना। तो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अब देखिए इस मूल बिंदु का मतलब यह है कि यह मूल बिंदु है, यहां से सभी की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तो यानी एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष भी यहां पे 0 है, वाई अक्ष भी यहां पे 0 है, और जेड अक्ष भी यहां पे 0 है। यानी कि जैसे यहां पे जो हम दर्शाते हैं, जैसे अगर इस पे हम दर्शा दें 1, 2, 3, तो इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष पे हमें 1 चलना है, वाई अक्ष पे हमें 2 चलना है, जेड अक्ष पे हमें 3 चलना है। यानी एक्स वाई जेड, यानी इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स पर चला कटा अंतःखंड, यानी एक्स पर चली गई दूरी, वाई पर कटा अंतःखंड यानी वाई पर चली गई दूरी, और जेड पर कटा अंतःखंड यानी जेड पर चली गई दूरी। अब अगर इस बिंदु पर हमें स्थिति बतानी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से 7 अंतःखंड कटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंतःखंड कटे। अब देखिए हमको इसको मतलब इसमें बताना है कि इसकी स्थिति कहां है। इसकी हमको क्या बतानी है? इसको हमको बतानी है इसकी स्थिति। तो इसकी स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हमने कहां चला? एक्स अक्ष पर। तो एक्स पर कितना चला? 1, 2, 3, 4, 5। भाई यहां 0 है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले इसकी स्थिति कितना है? 7 है।
एक्स अक्ष पे हमने चला 7, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया 7। अब वाई अक्ष पे हमको चलना पड़ेगा भाई, एक्स अक्ष पे हम इधर चले और वाई अक्ष पर हमने यहां से यहां चला, तब जाकर के हमको यह बिंदु मिला। अब जहां जहां हम चले, एक्स अक्ष पे हमने 7 चला और वाई अक्ष पे कितना चला, 1 2 3 4 5 6, तो वाई अक्ष पे हमने कितना चला, 7 चला, तब जाकर के यह बिंदु मिला। और जेड अक्ष पे भी हम चले क्या इधर की ओर भी चले क्या, हम जो ग्रीन बोर्ड के सामने है, ग्रीन बोर्ड के सामने भी चले क्या, तो नहीं चले, तो एक्स अक्ष पे कितना चले, 0 चले। अब यानी कि इस बिंदु की स्थिति क्या है, 7, 6, 0, 7, 6, 0। तो यह आपका क्या हो गया, यह जो तंत्र आपको दिखा स्थिति को व्यक्त करने के लिए, स्थिति का निर्धारण करने के लिए, यह जो पूरा तंत्र है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। किसी भी बिंदु की, किसी भी कण की, किसी भी पिंड की स्थिति को बताने के लिए जिस तंत्र का उपयोग करते हैं, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। और जिन बिंदुओं के माध्यम से हम कण की स्थिति को बताते हैं, वे क्या हैं आपके, वे आपके हैं निर्देशांक बिंदु, वे क्या हैं आपके निर्देशांक बिंदु हैं। तो ये जो बिंदु हैं, बिंदुओं का जो सहारा लिया 1 2 3 4 5 6 7, वे क्या है, निर्देश बिंदु हैं। अब देखिए, आपका कोई जरूरी नहीं है कि यह इस कण की स्थिति यही है, कहीं भी हो सकती है ना। तो उसको व्यक्त करने के लिए अगर स्थिति इसकी माइनस में होती, तो माइनस में हमको कहां चलना होता, इधर चलेंगे, तो इधर एक्स डैश आएगा। जैसे 1 2 3 4 इधर प्लस में चले, उसी प्रकार से 1 2 3 4 इसमें क्या चलते, माइनस में चलते। अगर वाई अक्ष पे माइनस चलना हो तो हम नीचे की ओर आएंगे, तो वाई अक्ष पे क्या होगा, जैसे इधर 1 2 3 4 प्लस का चले, तो जब नीचे की ओर आएंगे तो माइनस होगा। जब सामने की ओर चलेगी कोई वस्तु, इस प्रकार से सामने की ओर चलेगी, इस प्रकार से सामने की ओर चलेगी, तो वह वस्तु प्लस की जेड होगी। और अगर यह जो ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड के अंदर कोई वस्तु इधर की ओर जाए, अंदर की ओर जाए, तो वह आपकी माइनस जेड अक्ष होगी। और इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने गति को समझा, गति के बाद हमने यह समझा कि जो गति के में स्थिति परिवर्तन होता है किसी वस्तु का, उसके स्थिति को का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो उसके स्थिति का निर्धारण हम निर्देश तंत्र के अंतर्गत करते हैं। अब जब बात हो रही है गति की, तो आखिर गति कितने प्रकार की होती है, यानी हम बात किसकी करेंगे, टाइप ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें गति की, अगर बात हम करें मोशन की, तो मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन आपका कितने प्रकार का होता है, तो इसको हम 2 आधार पर डिफाइन करते हैं। कितने आधार पर डिफाइन करते हैं, 2 आधार पर। पहला इसका हो जाएगा, दूसरा इसका हो जाएगा विमा के आधार पर, यानी कि विमा का मतलब क्या हुआ, विमा का मतलब हुआ दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। और नंबर 1 आपका है स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो गति को हम 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं। पहला आपका है स्थिति के आधार पर गति को परिभाषित करना, दूसरा आपका है विमा के आधार पर गति को परिभाषित करना। तो अगर हम स्थिति के आधार पर गति को परिभाषित करें, तो स्थिति के आधार पर जो गति होती है मुख्यतः 3 प्रकार की। पहला इसका है स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि जब कोई वस्तु, जब हम स्थानांतरित गति की बात करें, तो किसी वस्तु की ऐसी गति जब उस वस्तु के सभी बिंदु एक सरल रेखीय पथ पर क्या हो, एक सरल रेखीय पथ पर क्या हो, गतिमान हो। यानी कि एक सरल रेखा पर अगर किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ साथ क्या कर रही है, एक निश्चित समय के साथ साथ उसकी स्थिति निश्चित अनुपात में अगर परिवर्तित होती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरित गति कहते हैं। दूसरे की बात करें तो घूर्णन गति। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें तो ट्रेन के सीधी पटरी पर ट्रेन का चलना आपकी क्या है, आपका स्थानांतरित गति है। और अगर हम बात करें दूसरी, तो अगर जैसे कोई वस्तु
वस्तु है स्वतंत्रता पूर्वक अगर पृथ्वी पर गिर रही है तो वह भी कौन सी गति कर रही है, स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन। अगली बात करें हम क्या, घूर्णन गति की, तो जो आपकी घूर्णन गति होती है यानी कि रोटरी मोशन, तो रोटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि किसी अगर निश्चित एक पर्टिकुलर निश्चित बिंदु को केंद्र मान करके उस बिंदु के परितः उस बिंदु के चारों ओर गति करती है, उस बिंदु के चारों ओर गति करती है, तो वह गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी जो है एक इस प्रकार से उसको केंद्र मान करके इस लाइन के क्या करती है, चारों ओर रोटेट होती है, चारों ओर रोटेट करती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति, रोटरी मोशन कहते हैं। इसका तीसरा है कौन सी गति, दोलन गति। तीसरा इसका क्या है, दोलन गति यानी वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि जैसे अगर आपका कोई इस प्रकार से पिंड है और यहां से इसको किसी कण को बांध करके अगर हम इस प्रकार से गति कराएं, यहां पे ले जाकर के छोड़ें, तो कण अपने आप इस प्रकार से क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यह इसकी कौन सी स्थिति है, माध्य स्थिति यानी मध्य की स्थिति है। तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो वह गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, जो घड़ी का पेंडुलम होता है वह कुछ इसी प्रकार से क्या करता है, गति करता है। अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, आपका दोलन गति कहलाता है। अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाता है। जैसे झूला, झूला आपने देखा होगा सबसे पहले खड़ा रहता है, जब उसको आप पीछे ले जाकर के छोड़ेंगे तो इस प्रकार से क्या करता है, झूला गति करता है। तो उसकी माध्य स्थिति ये हुई, इधर गया तो इधर और इधर गया तो इधर, यानी अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, आपका दोलन गति कहलाता है। बीमा के आधार पर गति, ये भी तीन प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो ऐसी गति जो एकदम एक रेखा में हो, जो सरल रेखा में हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी पर ट्रेन का चलना, रोड पर आपकी गाड़ी का चलना, भाई गाड़ी जो है एक ही दिशा में चलती है ना, ऐसा नहीं है कि इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, फिर रोड आपका एकदम सीधा सीधा ही होता है ना। तो यानी कि जब रोड पे चलते हैं तो एकदम नाक के सीध में चलते हैं ना, तो वह क्या है, आपकी एक विमीय गति। दूसरा आपका है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति कैसे, जैसे दीवार पे जो आपकी छिपकली चल रही है तो वह आपकी क्या कर रही है, ऊपर भी जा रही है और वह आपका आगे भी जा रही है। यानी कि जैसे अगर यहां से ये ग्रीन बोर्ड है तो यहां से अगर ऐसे चला, यहां से चल करके कोई पिंड यहां चला गया, तो अगर इसमें निर्देश तंत्र बनाए तो इसमें इधर भी चला पिंड और इधर भी चला पिंड, यानी कि यह दो दिशाओं में इसकी गति हुई। तो जिसे हम ऐसी गति जिसमें कण दो दिशाओं में गति करता है उसे द्विविमीय कहते हैं। और ऐसी गति जिसमें कण तीन दिशाओं में गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति। उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो थ्री डायमेंशनल, जैसे आकाश में उड़ते वायुयान की गति, तितली की गति, यानी वह ऊपर भी चल रहा है, बाएं भी चल रहा है, दाएं भी चल रहा है। तो ऐसी गति जो तीनों दिशाओं में होती है उसे त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। ऐसी गति जो दो दिशाओं में होती है, टू डायमेंशनल मोशन। और ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में होती है, सरल रेखा में होती है, उसे हम कहते हैं एक विमीय गति। देखिए, यह जो हमारा वीडियो था यह आपके चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसलिए मैंने इस चैप्टर 3 से संबंधित आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब मुख्य रूप से जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसके अगले वाले वीडियो में उसकी शुरुआत होगी। फिलहाल आप इस कंसेप्ट को समझ गए। सबसे पहले हमने किसको समझा, गति को समझा। गति में जुड़ा हुआ था स्थिति, तो उसके बाद हमने स्थिति को व्यक्त करना समझा। फिर हमने यह समझा कि आखिर गति को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, दो प्रकार से, स्थिति के आधार पर, बीमा के आधार पर यानी दिशा के आधार पर। स्थिति के आधार पर गति यानी कि जब कणों की स्थिति अलग अलग प्रकार से चेंज होती है, स्थिति के आधार पर गति कहलाती है। जब कण की स्थिति दिशा के आधार पर चेंज होती है तो दिशा के आधार पर गति कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके इंट्रोडक्शन को समझा। वीडियो कैसी लगी ये आपको जरूर बताना है। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार का आपका कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई दिक्कत रह गई हो, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई कर देता हूं। दूसरी चीज कि अगर आपको किसी भी डाउट से संबंधित, किसी भी नोटिफिकेशन से संबंधित हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। संबंधित जो नोट्स वगैरह हैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।